नाउ शेड्यूल 3, किन किन चीजों को जीएसटी के दायरे में लाया ही नहीं जाएगा, भले ही वो जीएसटी सप्लाई बन जाए या नहीं बन जाए, मगर किन किन चीजों को हम जीएसटी के दायरे में लाएंगे ही नहीं। ठीक है, सबसे पहला है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर मतलब अगर आप बीइंग एन एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को कोई भी सर्विस दे रहे हैं, जैसे मेरे यहाँ रीमा मैडम है, सुभाष है, और एम्प्लॉइज हैं बहुत सारे, आकाश भैया है, बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, तो वो सारे एम्प्लॉइज जब मुझसे सैलरी लेते हैं तो दे आर गिविंग सर्विसेज, एक्टिविटी भी कर रहे हैं, कंसिडरेशन भी ले रहे हैं, बट उन्हें ऐसा नहीं है कि वो सैलरी लेंगे 10,000 और बोलेंगे सर जीएसटी भी दो, ऐसा नहीं है। तो एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को सर्विस देता है इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन एक बात बताइए, मेरा एक एम्प्लॉय है, उसने कोरियर सर्विस भी स्टार्ट कर दी है, तो 10 से 5 तो मेरे यहाँ सर्विस करता है और उसके बाद कोरियर का काम करता है। अब उसने कोई कोरियर कराना है, मैंने उसके थ्रू कोई कोरियर कराना है, तो उसने उस बात के मुझसे 50 रुपए लिए, तो क्या उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा या उस पर जीएसटी लगेगा? लगेगा, क्योंकि वो इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो उसका इंडिपेंडेंट वर्क है, वो मेरे जॉब प्रोस्पेक्ट में नहीं आता, इसलिए वो जीएसटी के दायरे में आएगा प्रोवाइडेड वो टैक्सेबल पर्सन बन जाए, लेकिन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं आएगा। एक बात ध्यान रखिए, अगर एम्प्लॉयर कभी एम्प्लॉय को 50,000 रुपए से ऊपर का गिफ्ट देगा तो वो शेड्यूल 1 में जीएसटी के दायरे में आएगा। यानी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर कभी एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट देता है 50,000 रुपए से ज्यादा, एम्प्लॉय इज अ रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन, गिफ्ट मतलब विदाउट कंसिडरेशन, अगर वो कुछ रिसीव करेगा तो वो शेड्यूल 1 के दायरे में आएगा, अदरवाइज एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में कभी कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट टर्म में लिखा है कि हर साल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 2 लाख के गिफ्ट देगा तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। यानी प्लीज पढ़िए, गिफ्ट एक्सीडिंग 50,000 गिवन बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयमेंट टर्म में मेंशन ना हो। अगर मैंने एम्प्लॉयमेंट टर्म में मेंशन करा हुआ है मैं 2 लाख रुपए गिफ्ट दूंगा तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे, वो तो सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है। उस सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अलावा अगर मैं आपको गिफ्ट देता हूं 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट देता हूं तो वो शेड्यूल 1 में कवर होगा एंड दैट इज ट्रीटेड एज सप्लाई। अदरवाइज एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर कोई भी इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट सप्लाई नहीं माना जाएगा एज पर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 के लैंग्वेज है नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा नॉर एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, यानी सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। तो एक क्वेश्चन आएगा, एक एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दी और 2 लाख रुपए लिए, तो आप कहेंगे नो इट इज नॉट सप्लाई। एक एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विस दी, 2 लाख रुपए की सैलरी ली और 70,000 रुपए की गिफ्ट लिए, तो 2 लाख, हाँ 70,000 रुपए आएंगे केवल, ये बात हम कहते हैं। सेकेंड, अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोई सर्विसेज लेते हैं, बेटा आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो कोर्ट वाले इसकी एक फीस लेते हैं, कोर्ट फीस जमा करानी होती है तब केस का ट्रायल शुरू होता है। तो एक तरीके से जज साहब आपके केस में ऑर्डर ऑर्डर करके एक ऑर्डर सुनाएंगे, उसके लिए कोर्ट में एक फीस जमा कराई गई होती है। तो वो जो फीस जमा कराई गई है कोर्ट में, वो फीस भले ही एक तरीके से कोर्ट आपके लिए एक एक्टिविटी करेगा, वो सर्विस दे रहा है आपको और उसके रिलेशन में कंसिडरेशन भी ले रहा है, मगर उसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। यानी भारत में जितनी भी कोर्ट फीसेस जमा कराई जाती हैं बच्चों, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता, तो कोर्ट और ट्रिब्यूनल की सर्विसेज सप्लाई में नहीं आएगी। इसके अलावा एमपी आप समझते हैं, पार्लियामेंट में आपने संसद के वो देखे होंगे, सदन के जो है उनमें कितने झगड़े करते हैं, तो एमपीज क्या होता है, जनता को रिप्रेजेंट करता है, और वहां पे जो मायावती बैठी हैं, अखिलेश यादव बैठे हैं, राजनाथ सिंह बैठे हैं, ये जनता को रिप्रेजेंट करते हैं सर्टेन कंस्टिट्यूएंसी से, और जनता की बात संसद भवन में रखते हैं चीख चीख के। तो इनको जनता की बात रखने के लिए इन्हें बहरहाल सरकार की तरफ से एक इमेल्यूमेंट्स मिलता है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, वैसे 1.5 लाख रुपए मिलता है, 1.5 लाख रुपए मिलता है इनको। वो जो पैसा इन्हें मिलता है जनता की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। तो एमपी या एमएलए
मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, इन सबको जो भी पैसे मिलते हैं, दीज आर नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी। अगर आप कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, कोई आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई बॉडीज होती हैं जिनमें आपको ऐसा रहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, जैसे आपने देखा होगा कई लोग रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद भारत सरकार के किसी जगह पर उन्हें चेयरमैन बना दिया गया या कोई कॉन्स्टिट्यूशन पद दे दिया गया। रिटायरमेंट होने के बाद ये भी बन जाते हैं आप, जो इलेक्शन कमीशन है इसका चेयरपर्सन बना दिया आपको, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वो लोग अपनी सर्विसेज देने पे जो पैसा लेते हैं उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। कहीं चेयरपर्सन या डायरेक्टर बन जाते हैं ऐसी बॉडी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने करी है, यहां पे आएगा इलेक्शन कमीशन सेकंड पॉइंट में। और इसके अलावा भी गवर्नमेंट कई बॉडीज बना देती हैं, जैसे आपने देखा होगा मुरादाबाद से विशेष गुप्ता जी हैं, तो बाल आयोग जो है उसके अध्यक्ष बनाया हुआ है इन्हें, तो वो रिटायर हो चुके थे, तो गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट की एक बॉडी है उसका उन्हें क्या बना दिया गया, चेयरपर्सन। तो उसके बदले उन्हें जो पैसा मिलेगा बेटा वो भी जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। तो प्लीज, पहला हो गया एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, दूसरा कोर्ट ट्रिब्यूनल जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे, तीसरा एमपी एमएलए या जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोई बॉडी है उसके अगर आप कोई पद रखते हैं, या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की बॉडीज हैं जिनमें आप चेयरपर्सन या डायरेक्टर बन जाते हैं, वहां पर भी नहीं आएगा। इसके अलावा बेटा किसी की डेथ हो गई तो उसका फ्यूनरल होना होगा, उस आपको मालूम है फ्यूनरल भी बड़ा महंगा होता है, उस फ्यूनरल को कराने में जितनी भी सर्विसेज दी जाएंगी उन पे जीएसटी नहीं लगेगा। वैसे भी आप सोचिए ना, जो मर गया उसको सर्विस दी जा रही है, जीएसटी रिसिपिएंट से लेना है, रिसिपिएंट भगवान के पास जा चुका, तो गवर्नमेंट ने इस पे छोड़ दिया। तो गवर्नमेंट ने जरा देखिए किस किस चीज पे छोड़ा, फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रिमेटेरियम और मोर्चरी, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड। एक आदमी मर गया, उसका क्रिमेशन होना है, उसके क्रियाकर्म होने हैं, उसमें पंडित भी आएगा, प्लस जो मर गया है उसको हॉस्पिटल से अगर शमशान तक लाने में कोई ट्रांसपोर्टेशन भी यूज होता है, उसकी फीसेस पर भी मंदिर या कहीं पर भी क्रिमिनेशन होता है उसका, उसके से रिलेटेड जितनी भी क्रियाकलापें होंगी उन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। फिफ्थ, सेल ऑफ लैंड। मेरी जमीन पड़ी है एमडीए में, मैं आपको बेचता हूं, पैसा उसमें रिसीव करता हूं, कोई जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे, स्टैंप ड्यूटी लगती है। बिल्डिंग में भी नहीं आएंगे। बट एक बात लिखी हुई है, शेड्यूल 2 सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2। देखिए शेड्यूल 2 तो ये बताता है कि किसी चीज को गुड्स माने या सर्विस माने। एक्चुअली में शेड्यूल 2 में कहते हैं कि अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, जरा ध्यान समझिएगा, इसको अगर मैं सेल करता हूं तो ये जीएसटी के दायरे में आती है। देखिए बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, वो क्या करते हैं, पैसे ले लेते हैं और कहते हैं हर धीरे धीरे आप पैसे देते जाइए, हम फ्लोर डालते रहेंगे और एक दिन आपको फ्लैट दे देंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, वो सर्विसेज दे रहे हैं किस चीज की, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने की। आपसे पैसा लेंगे और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे। बताइए वो कोई सर्विस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? वो बिल्डिंग बेच रहे हैं या बिल्डिंग बनाने की सर्विस दे रहे हैं? आपको क्या लगता है? यहाँ मैं एक बिल्डर हूं, मैंने कहा बेटा यहाँ पे मैं एक फ्लैट्स बनाऊंगा, आप मुझे धीरे धीरे पैसा देते जाओ, मैं फ्लैट बनाते जाऊंगा और एक दिन आपको फ्लैट हैंड ओवर कर दूंगा। बताओ मैं फ्लैट बेच रहा हूं या फ्लैट बनाने की सर्विस दे रहा हूं? क्या नजर आता है यहाँ पे? नहीं नहीं, ज्यादा क्या नजर आ रहा है? मैं आपसे कह रहा हूं धीरे धीरे पैसा देते जाइए, मैं फ्लैट बनाता जाऊंगा और फ्लैट है, फ्लैट बनाने की सर्विस दे रहा हूं। अच्छा एक मेरा फ्लैट है, ये मेरा घर है जहां पे मैं आपको बैठ के पढ़ा रहा हूं, मैं ये घर आपको बेच रहा हूं, क्या मैं कोई कंस्ट्रक्शन की सर्विस दे रहा हूं या मैं एक इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहा हूं? यही बात बस अंतर समझना है आपको। तो जितने भी ये बिल्डर्स होते हैं इन पे जीएसटी लगता है और इन पर शेड्यूल 2 में डिफाइन करा हुआ है कि इट इज अ सर्विस,
सर्विस माना जाता है जो फ्लैट्स को बेचा जाता है। सर हमें तो गुड्स नजर आ रहा है, फिर वही बात है, मैं बनाने की सर्विस दे रहा हूँ। अच्छा क्या माना जाएगा क्या नहीं माना जाएगा, अगर कंफ्यूजन और शेड्यूल 2 ने क्लियर कर दिया तो कोई बहस नहीं होनी है, सर्विस ही है। और वैसे भी मैं आपसे पैसा लेके फ्लैट बना रहा हूँ, मैं कौन सा फ्लैट बेच रहा हूँ, सिर्फ बनाने का, उसका सुपरविजन करने का, कौन राज काम करेगा, कौन मजदूर काम करेगा, कैसे पाइप की फिटिंग होगी, यही सब काम तो मैं देख रहा हूँ, तो आई एम गिविंग सर्विसेज। अगर कोई बिल्डर फ्लैट, जैसे जरा आप समझिए यहाँ पे गॉड सन्स के बराबर में जो यहाँ गॉड है उसके बराबर में एक सोसाइटी है, क्या नाम है उस सोसाइटी का, गॉड के बराबर में एक सोसाइटी है, तो दे हैड कंस्ट्रक्टेड द फ्लैट्स, और अब वो बने बनाए फ्लैट बेच रहे हैं। मतलब आप वहां पैसा दीजिए, हाथों हाथ आपको फ्लैट की चाबी मिल जाएगी। बताइए वो उन पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं, वो आ जाएंगे निगेटिव लिस्ट की 5वीं इसमें। और अगर वो पैसा लेंगे और पैसा लेके धीरे धीरे फ्लैट कंस्ट्रक्ट करेंगे, जैसे अरण्या मेघदूतम और सोसाइटीज कर रही हैं, तो उन सबको क्या देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। तो लैंड का सेल जीएसटी के दायरे में नहीं आता, बिल्डिंग का सेल जीएसटी के दायरे में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, दैट डिपेंड्स कि वो शेड्यूल 2 में आता है या वो बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद बेचा जाता है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्या क्या होगा जरा बताइए, अनुज कोई एक चीज आप बताइए, क्या चीज जीएसटी के दायरे में नहीं आएगी? सेकंड आप बताइए। अवनी? सेल ऑफ बिल्डिंग, तो सेल ऑफ बिल्डिंग कभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं आएगी क्या, अगर वो शेड्यूल 2 में डिफाइंड होगा? शेड्यूल 2 में कब डिफाइंड होगी, जब अंडर कंस्ट्रक्शन होगी। सेल ऑफ लैंड कभी भी नहीं आएगी। आयुष? कार्तिकेय? जीएसटी के दायरे में क्या नहीं आएगा, बताइए नेगेटिव लिस्ट का कुछ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन यानी एमएलए हो गए, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के आप चेयरपर्सन हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की किसी बॉडी के चेयरपर्सन या डायरेक्टर है, ऑनरेरी पद होते हैं, इनके लिए जो पैसा मिलेगा नहीं आएगा। खालिद मलिक? डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होगा इस रिलेटेड, यानी आपका जो जाते समय जो भी क्रियाएं होनी है, इनकी सर्विसेज पर कोई जीएसटी नहीं लेगा। कोई पंडित आता है या कोई मौलवी साहब आते हैं, वो कुछ भी काम कराते हैं, पैसे मांगेंगे तो जीएसटी नहीं मांग सकते। अच्छा, जिस जिस ट्रांसपोर्टेशन को यूज करके बॉडी को, शव को या उस देह को लाया गया है, उस लाने वाले ने अगर वो आपसे पैसा लेगा तो क्या उस पर भी जीएसटी लगेगा? नहीं। वेरी गुड। नाउ सिक्स्थ, actionable claim. Do you know what is actionable claim? एक्शनेबल क्लेम वो होता है जिस पैसे के लिए आप एक्शन ले सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, बट इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टीज नहीं आती हैं। एक्चुअली में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया। एक्शनेबल क्लेम मैं आपको बता दूं क्या। अच्छा, एक्शनेबल क्लेम गुड्स या सर्विस में से कुछ होता है क्या? गुड्स या सर्विस की डेफिनेशन याद करो, एक्शनेबल क्लेम कुछ होता है क्या? गुड्स होता है। एक्शनेबल क्लेम गुड्स होता है, बिल्कुल सही बात है। एक्शनेबल क्लेम क्या है? एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, जिसके अगेंस्ट मैं एक्शन ले सकता हूं। ये कंटिंजेंट एसेट्स होती है, मैं आपको बताऊं, जिनमें अचानक पैसा मिल सकता भी है और नहीं भी मिल सकता है। इनके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं। इंश्योरेंस क्लेम्स, मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, मर गया तो क्लेम मिल जाएगा, ठीक है। भविष्य के क्लेम्स हैं, कंटिंजेंट है, फ्यूचर में कोई घटना होने पे मिलेगी। लॉटरीज है, लॉटरी का टिकट लिया, लॉटरी लग भी सकती है, नहीं लग गई तो मुझे पैसा मिलेगा। गैम्बलिंग है, ठीक है। पेंडिंग कोर्ट ऑर्डर है, ठीक है। ये सारे बेटे ये एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं जिनके अगेंस्ट मैं एक्शन ले सकता हूं। अगर कोई भी चीजें, कोई कंडीशन पूरी हो गई तो ये पैसा मुझे मिलना ही मिलना है निश्चित तौर पर, अदरवाइज आई कैन गो टू द कोर्ट। अब क्या होता था इन एक्शनेबल क्लेम्स के ऊपर, ये मैच्योरिटी वैल्यूज जब आती हैं वो तब की बात हो रही है। जैसे लॉटरी का टिकट आपने लिया, उसकी जब मैच्योरिटी वैल्यू आएगी तो वो एक्शनेबल क्लेम है, कि अगर मैच्योरिटी वैल्यू नहीं मिलेगी तो यू कैन गो टू द कोर्ट, और कोर्ट वालों से कह सकते हैं कि देखो मेरे पास लॉटरी है, नंबर भी लगा, मुझे क्यों नहीं मिल रहा मेरा क्लेम।
तो यू कैन टेक द एक्शन। इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस प्रीमियम टाइम से भरे, आज 20 साल हो गए, आप मरे नहीं तो आपको क्लेम मिलना है, या मर गए तो क्लेम मिलना है। तो ये जब मैच्योरिटी वैल्यूज आती हैं तो उन्हें बोला जाता है कि ये वो क्लेम्स हैं जिनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता था। इन क्लेम्स को बहरहाल जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था कि मैच्योरिटीज जो मिलेंगी किसी भी चीज के लिए उस पर हम कभी जीएसटी नहीं लगाएंगे। बट होता क्या था, लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग, इन सबको डिस्करेज करने के लिए इनकी मैच्योरिटी वैल्यू पर भी बिफोर जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी। यानी जब आप लॉटरी टिकट खरीदते हैं तब भी टैक्स लगता है, और जब मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है तब भी टैक्स लगता था। स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी बिफोर जीएसटी। बाद में आ गया जीएसटी। जीएसटी ने कहा किसी भी तरीके का एक्शनेबल क्लेम, यानी जिसके लिए आपने कोई भी ऐसा एक्शनेबल क्लेम, एक बात बता दूं, जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, अनसिक्योर्ड होते हैं। एक्शनेबल क्लेम इज ऑलवेज अनसिक्योर्ड और मूवेबल एसेट्स में होते हैं। अनसिक्योर्ड क्लेम है, अगर नहीं दिया जाएगा, आपने कुछ कंडीशंस पूरी करनी है, उसके बाद आपको क्लेम मिलना, नहीं मिला जाएगा तो आप एक्शन ले सकते हैं। तो लॉटरी का टिकट लग गया तो आप एक्शन ले सकते हैं कि मुझे क्लेम दो। गैम्बलिंग, बैटिंग, ठीक है, या कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज है, या कोई पेंडिंग कोर्ट ऑर्डर है, या कोई टेनेंसी के क्लेम्स हैं, ये कुछ भी क्लेम्स हो सकते थे। तो पहले क्या होता था, लॉटरी, गैम्बलिंग और बैटिंग, इनको डिस्करेज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट इन पर एक स्पेशल टैक्स लगाया करती थी। अब जब से आया जीएसटी तो सारे टैक्सेस हो गए खत्म, और जीएसटी वालों ने बोला कि एक्शनेबल क्लेम यानी जो मैच्योरिटी वैल्यूज है वो जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगे। ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट को एक भारी नुकसान नजर आया कि यार हम तो इन चीजों पे टैक्स लेते थे, अब जीएसटी में बाहर हो जाएंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने जीएसटी काउंसिल से बोला कि अमेंड करो, आप सारे एक्शनेबल क्लेम को बाहर रखो, पहले भी इन पे टैक्स नहीं लगता था, लेकिन इन पे लगाओ, लॉटरी, गैम्बलिंग और बैटिंग। तो यानी जब आप लॉटरी का टिकट खरीदेंगे तो जीएसटी देंगे ही देंगे, और जब लॉटरी की मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी तो भी जीएसटी लगेगा। वो कौन जमा कराएगा, कैसे एडजस्टमेंट होगी, वो आगे धीरे धीरे हम जीएसटी में पढ़ लेंगे। बहरहाल अगर आपको लॉटरी का मैच्योरिटी वैल्यू मिलता है तो वो भी सप्लाई माना जाएगा, एंड यू हैव टू गिव द जीएसटी ऑन दैट। इंश्योरेंस, अभी एक सेकंड, अभी सुनता हूं मैं आपकी बात। इंश्योरेंस की आपने पॉलिसी भरी, उस इंश्योरेंस प्रीमियम पे तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा। बाद में जब वो क्लेम मैच्योर होके आएगा, बताइए उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं? तो वो क्या कह रहे हैं, जरा प्लीज मेरे बच्चे ध्यान से पढ़ो। एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम के एग्जांपल तुमने लिख लिए होंगे, लॉटरी, बैटिंग, इंश्योरेंस क्लेम्स, ये सब एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। इनके अलावा जो भी एक्शनेबल क्लेम है बच्चों, उन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं, जहां मैं गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन पढ़ा रहा था आपको, उस डेफिनेशन पे अगर हम आए, ये वाली, तो यहां जो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम जो लिखा है ना, वो कौन सा वाला एक्शनेबल क्लेम है, यहां पे लिख दीजिए ब्रैकेट में, ओनली लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। या यहां मत लिखो, छोड़ो, क्योंकि ये गुड्स तो है, बट कौन से वाले को सप्लाई मानोगे, केवल सप्लाई केवल किसे मानोगे, मतलब सप्लाई केवल किसे मानोगे, लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग को। तो बाकी को लिखने ना लिखने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनपे तो कोई जीएसटी लगना ही नहीं है। तो जरा प्लीज यहां पढ़िए एक बार। तो कौन से एक्शनेबल क्लेम, सारे एक्शनेबल क्लेम शेड्यूल 3 में आ गए, लेकिन कौन से वाले नहीं आए, लॉटरी, गैम्बलिंग और बैटिंग। क्यों नहीं आए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इन पे टैक्स लगाती थी। इंश्योरेंस प्रीमियम जब मैं भरूंगा, क्या उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? क्या वो एक्शनेबल क्लेम है या वो एक जनरल सर्विस है? तो उस पर तो जीएसटी लगेगा। अब इंश्योरेंस क्लेम की जो कंडीशंस है इंश्योरेंस पॉलिसी की, वो पूरी हो गया ना, आपको क्लेम मिलना है, दैट इज सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। कोई प्रॉपर्टी प्लेज करी थी आपने इंश्योरेंस कंपनी की, अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, चीजें पूरी हो गई ना, आपको क्लेम मिलना है। क्लेम नहीं मिलेगा तो आप कहां जाएंगे, कोर्ट। तो ये बन गया एक्शनेबल क्लेम। अब इंश्योरेंस पॉलिसी की जो मैच्योरिटी होगी, क्या उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, एक्शनेबल क्लेम है, बट शेड्यूल 3 में आ गया।
जो सिक्योर्ड है वो एक्शनेबल क्लेम नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या सिक्योरिटी डालते हो तुम? क्या सिक्योरिटी होती है वहां? कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लेज हाइपोथेकेट होती है क्या? तो कोर्ट केस तो इसमें भी कर सकते हो, इंश्योरेंस पॉलिसी में भी। कोर्ट केस तो लॉटरी के टिकट में भी कर सकते हो। एनीथिंग विच इज अनसिक्योर्ड और जिसका भी क्लेम आपको मिलना है, जिसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो, एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज एक्शनेबल क्लेम। तो कभी भी उन मैच्योरिटी वैल्यूज पर टैक्स नहीं लगाएंगे। सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज का कोई मैच्योरिटी वैल्यू मिल रहा है, इस पर कोई जीएसटी थोड़ी ना लगेगा बेटा। सिर्फ एक ही मैच्योरिटी वैल्यू पर जीएसटी लग सकता है, दैट इज लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। बोलो जैन साहब, क्या डाउट है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या सिक्योरिटी रखाए थे आप? कुछ नहीं था। नाउ जरा देखिए, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग आर सब्जेक्ट टू जीएसटी। अदर एग्जांपल ऑफ एक्शनेबल क्लेम: राइट टू रिकवर इंश्योरेंस मनी, claim for arrears of rent, claims for future rent, unsecured loans, unsecured debentures। सब देखो unsecured unsecured घुसा पड़ा है। प्रॉमिस लो आ गए साहब, आपके भी प्रॉमिसरी नोट भी आ गए। बोलिए जी, कोई प्रॉब्लम है यहाँ? नाउ ये तीन नए जुड़े हैं, अब तो इन्हें जुड़े हुए बहुत टाइम हो गया। मर्चेंट ट्रेडिंग। मर्चेंट ट्रेडिंग क्या होती है बेटे? मैं हूं इंडिया का, मैं क्या कर रहा हूं, यूएसए से माल इंपोर्ट कर रहा हूं, चाइना माल एक्सपोर्ट कर रहा हूं। अच्छा मैं आपको बता दूं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे कस्टम लगता है या जीएसटी लगती है, बताइए? इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे क्या लगता है, जीएसटी या कस्टम? कस्टम। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल देता हूं। बेसिकली क्या होता था, इंपोर्ट ऑफ गुड्स जब हम करते थे, थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे दूं उसके बाद शुरू करते हैं। तो इस पे लगती थी कस्टम ड्यूटी, जिसे बोलते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी, बीसीडी। बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी। अब हमने चाइना से माल इंपोर्ट करा, 100 रुपए का, 10 रुपए की बीसीडी लग गई, इसकी कॉस्ट आई 110। ये बीसीडी एक परसेंटेज होती थी जो इंपोर्ट वैल्यू पे लगती थी। इधर इंडिया वालों ने एक माल बनाया, सपोज 100 का ही बना दिया। अब इंडिया वालों को जब बेचते समय और बाकी सारी चीजों पर क्या लगता था, जीएसटी। सपोज 18% है, तो इंडिया का माल क्या हो जाता था, महंगा हो जाता था। अब कस्टम में होता भी क्या था, कस्टम में अगर ये वैल्यू सस्ती हो गई, भाई विदेश से जो माल इंपोर्ट होता है उसकी वैल्यू कम होती है, इंडिया में माल बनेगा थोड़ा सा महंगा बनता था। तो क्या होता था, इंडिया वाले लोगों को कंपटीशन बहुत फेस करना पड़ता था, विदेश से जो माल आ रहा था उस पर टैक्स कम लग रहे थे। तो ऐसे में विदेशी माल पूरे भारत में फैलते जा रहा, तो भारत के लोग खत्म होते जा रहे थे। तो भारत वालों ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक रूलिंग लगाया कि बीसीडी के अलावा एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी लगेगी, एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीएसटी। यानी बीसीडी तो लगेगा ही लगेगा, इसके अलावा हम उतनी एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी लगाएंगे, उतने रेट के बराबर जितना जीएसटी का रेट है लोकल। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि इंडिया के माल, विदेश से माल सस्ता बन के आया है, मगर उसका फिर रेट इतना बढ़ जाएगा कि इंडिया से कंपटीशन किया जा सकता है। तो एक तरीके से जब हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं बेटा, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे बेसिक कस्टम ड्यूटी तो लगती है, और कस्टम वाले ही एक चीज ले लेते हैं हमसे, जीएसटी, एंड दिस जीएसटी इज नोन एज आईजीएसटी। लेकिन जब हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं तो वहां कस्टम ड्यूटी का कोई रोल नहीं होता, वहां लगता ही आईजीएसटी है। इतनी बात समझ में आ गई? तो आज के डेट में जो माल इंपोर्ट होते हैं उनमें कस्टम वाले ही आईजीएसटी लगाते हैं, एक एडिशनल कस्टम ड्यूटी होती है जो जीएसटी के की तरह ही जमा हो जाती है, जीएसटी डिपार्टमेंट के पास ही जमा हो जाती है। नाउ नाउ अब मेरी बात समझिए, इंडिया का बंदा है, यूएसए से माल इंपोर्ट करेगा, चाइना को माल एक्सपोर्ट करेगा, जीएसटी किस समय लगेगी इस पे? डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के हिसाब से जीएसटी कब लगेगी? जब ये माल करेगा, तो कस्टम भी देगा, और कस्टम वाले ही एक इससे एडिशनल ड्यूटी लेंगे, दैट इज आईजीएसटी। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे इंडिया वालों का माल महंगा ना बने और विदेश से आए माल ज्यादा से ज्यादा महंगे कर सके, सो दैट कि अच्छा, बेसिक कस्टम ड्यूटी डब्ल्यूटीओ के तहत चलती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती ग्लोबलाइजेशन के तौर पर, तो इसलिए जीएसटी की तरह ड्यूटीज लगाई जाती हैं। काउंटर वेलिंग ड्यूटीज भी होती हैं ये काउंटर करने के लिए। तो जब हम यूएसए से इंपोर्ट करेंगे तो इस पे एक जीएसटी पे करेंगे, जब एक्सपोर्ट करेंगे तो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के हिसाब से इस पे जीएसटी नहीं लगाएंगे।
अब इंडिया वाले ने क्या करा, यूएसए से माल इंपोर्ट करके चाइना एक्सपोर्ट करना था, बट इसने क्या करा, यहीं पे यूएसए से ही चाइना डायरेक्ट भिजवा दिया। यानी बंदा इंडिया का है, यूएसए से ही माल इसने खरीदा और यूएसए वाले को बोला इसको दे कहां देना तुम, चाइना। इसको दे कहां देना, चाइना। अब ऐसे में क्वेश्चन हुआ कि क्या यहां पे आईजीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, क्या ये माल इसने इंपोर्ट करा या नहीं करा। तो कंफ्यूजन था, लेकिन इंपोर्ट के लिए सिंपल सा होता है, इंपोर्ट वो चीज मानी जाती है जब विदेश से आप भारत में लेके आए, माल तो यहां आया नहीं भारत में। तो ऐसे बंदे को बोला जाता है ऐसी ट्रेडिंग को बोला जाता है मर्चेंट ट्रेडिंग, और इसके कंफ्यूजन को दूर कर दिया और इसको डाल दिया गया शेड्यूल 3 में। यानी अगर आप इंडिया में माल ही नहीं ला रहे हैं और इंडिया यूएसए से माल खरीद के सीधे सीधे चाइना भेज दे रहे हैं या कहीं और भेज दे रहे हैं तो नहीं माना जाएगा। तो मर्चेंट ट्रेडिंग भी इसके अंदर ले आए हैं 1 फरवरी 19 से। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, यूएसए इंडिया के लिए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, टू अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, चाइना भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, यहां से माल यहां भेज दिया विदाउट सच गुड्स एंट्रिंग इनटू इंडिया, भारत में लाए बिना। तो इनमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, दीज आर कवर्ड इन शेड्यूल 3। ये कहां लाए जाएंगे, शेड्यूल नंबर 3। नाउ अब आप समझिए, ये है इंडिया, ये एक शिप है, शिप जैसे भी समझ लो, ये एक शिप है, ये पानी है, ये पानी कहलाता है हाई सी। शिप अभी हाई सी के अंदर है। हाई सी का मतलब क्या हो गया कि इंडिया के दायरे में तो है मगर इंडिया के कस्टम स्टेशंस में नहीं घुसा है। ये हाई सी वो चीज होती है जो पानी इंडिया का ही है बट इंडिया के अभी कस्टम जो बैरियर है इनके इधर, ये इंडिया को ही एलोकेटेड है बट अभी कस्टम की जो इंडिया की लिमिट है उसके अंदर नहीं आया है शिप, लेकिन हाई सीज में घुस गया। हाई सीज का मतलब इंडिया के पानी में घुस गया है लेकिन अभी कस्टम वालों के हिसाब से इंपोर्ट नहीं हुआ। यहां ये हाई सीज से आप मुड़ के श्रीलंका भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो हाई सीज का मतलब कि इंडिया के बिल्कुल नियर है, ऐसे मान लीजिए। वो पानी जो पानी अभी इंडिया का बॉर्डर, ये इंडिया का बॉर्डर है, इसके अंदर नहीं घुसा पर इंडिया के बॉर्डर के पास है। अब क्या है, इस शिप के अंदर जो माल है वो माल राम इंपोर्ट कर रहा था। इधर राम के पास एक पर्सन आता है श्याम, और श्याम राम से कहता है कि यार मुझे आपसे माल चाहिए। राम बोला कि अभी तो यार माल आएगा, फिर मैं उसे कस्टम से छुड़ाऊंगा, फिर कस्टम की क्लियरेंस कराऊंगा, 4-5 दिन लग जाएंगे, और जब मेरे पास कस्टम वाले मुझे हैंड ओवर कर देंगे तो शाम में तुझे दे दूंगा। श्याम कह रहा है यार इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, मैं ही कस्टम से छुड़ा लेता हूं। मैंने बोला भाई तू क्या, राम बोला तुम कैसे छुड़ा सकते हो, माल तो मेरे नाम से आ रहा है, कस्टम वालों के पास सारे डॉक्यूमेंट मेरे हैं, इस शिप के अंदर जो भी माल है वो तो मेरा है। तो ये धीरे धीरे इंडिया के जब कस्टम बॉर्डर में आएगा तो जिसका नाम है यानी राम के नाम में, राम ही इसकी सारी फॉर्मेलिटीज कराएगा, वहां पे टाइम लग जाएगा, फिर मैं क्लियर कराऊंगा, क्लियर कराने के बाद आई विल हैंड ओवर इट टू यू। श्याम कहता है मुझे जल्दी है, आप एक काम करो, अभी माल तो आता रहेगा, आप इसके सारे ओनरशिप मेरे नाम में ट्रांसफर कर दो, सारे कागजों में लिख दो कि ये माल आपने मुझे भेज दिया। राम बोला ठीक है। राम ने सारी कागज की फॉर्मेलिटी कर दी कि इट हैज बीन सोल्ड टू श्याम। माल कहां पे है अभी, हाई सीज में, यानी इंडिया के अंदर नहीं आया, इंडिया की कस्टम बैरियर में नहीं आया, और श्याम को माल भेज दिया गया। श्याम और राम ने जाके कस्टम वालों को बोला कि अब राम नहीं माल उतारेगा, ये सारे कागज हमारे हो गए, और श्याम अब इसे उतारेगा। कस्टम वालों को सारे कागज सौंप दिए गए और कस्टम वालों ने उन ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट के बेसिस पे शिप वाले को इन्फॉर्म कर दिया कि ये जो माल मिस्टर राम के नाम में आ रहा था इसके ये रिलेटेड पेपर हम आपको फैक्स कर रहे हैं, और ये पेपर अब ये माल अब किसका हो गया, शाम का। इन दोनों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया। नाउ माय क्वेश्चन, अगर ये माल इंडिया में आ जाता और राम शाम को बेचता, बताओ तो जीएसटी लगाता या नहीं लगाता। अगर राम, इसे भी छोड़ो शाम को बेचते, अगर राम इंडिया में माल ले आता, इस कस्टम बैरियर से एंटर हो जाता और माल क्लियर करा लेता,
तो आईजीएसटी पे करता नहीं करता कस्टम वालों को। अब राम ने इसे श्याम को बेच दिया हाई सीज के दौरान, क्या यहां इंपोर्ट करा इसने? क्या राम की कोई आईजीएसटी की लाइबिलिटी बनती है? कि राम ने श्याम को बेचा, क्या ये इंडिया का कोई ट्रांसफर है? क्या इस पे कोई जीएसटी की जिम्मेदारी बनती है? राम ने श्याम को माल बेचा, लेकिन वो माल इंडिया में है ही नहीं अभी, वो तो सब हाई सीज के अंदर माल बिक गया। तो इसलिए अब राम जीएसटी के दायरे में नहीं आता। ये बात लिखिए शेड्यूल नंबर 3 में 8B में, हाई सीज सी। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन, कंसाइनी जिसे मिलना था, टू एनी अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन, यूएसए से चल चुका है, लोकेटेड आउट बट बिफोर द क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, होम कंजम्पशन की क्लियरेंस से पहले ही माल, यानी हाई सीज के अंदर है, कस्टम की क्लियरेंस में नहीं आया है, इस ड्यूरेशन में अगर हमने माल बेच दिया है तो माय डियर इस पर कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी। इसके अलावा मान लीजिए माल यहां एंटर हो गया, एंटर होने के बाद जो इंपोर्टर होता है उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं, वो चाहे तो कस्टम के वेयर हाउस में इस माल को रखवा दे, जब तक माल वेयर हाउस में रहता है तब तक कस्टम के वेयर हाउस में, इसका मतलब अभी कोई कस्टम क्लियरेंस नहीं हुई, कोई ड्यूटीज नहीं दी जाती। इस वेयर हाउस से हम दो काम कर सकते हैं, अपने होम कंजम्पशन के लिए भी ला सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं वेयर हाउस से, और इसको किसी और को थर्ड पार्टी ट्रांसफर भी कर सकते हैं। प्लीज मेरी बात समझिए, जब इंडिया में माल आ जाता है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप सीधे एज पर कस्टम एक्ट सीधे से माल क्लियर करा लें। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, आप वेयर हाउस कर दें माल, कस्टम वालों को वेयर हाउस का रेंट दे देंगे। इस वेयर हाउस करने के बाद, क्योंकि आप कभी भी इसका होम कंजम्पशन करा सकते हैं, जैसे ही होम कंजम्पशन के लिए निकालेंगे, अपने घर के लिए निकालेंगे, आपको एक आईजीएसटी देना पड़ेगा। दूसरा, आप सीधा यहीं से एक्सपोर्ट कर दें, यहीं से एक्सपोर्ट कर दें, आपको कोई आईजीएसटी नहीं देना। तीसरा ऑप्शन है, आप यहां से किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दें, थर्ड पार्टी वेयर हाउस से क्लियरेंस करा ले। अब मेरा क्वेश्चन ये है, राम ने श्याम को माल कहां पे, जब माल वेयर हाउस के अंदर पड़ा था तब उसको डॉक्यूमेंट दे दिए, क्या अब राम को आईजीएसटी देना पड़ेगा? क्या राम ने इंपोर्ट कराया है गुड्स, या अभी कस्टम से क्लियर ही नहीं हुआ तो इंपोर्ट नहीं माना जाएगा इसे? तो इसको भी क्लियर कर लिया शेड्यूल 3 ने कि अगर कोई वेयर हाउस गुड्स है, उसको बिफोर क्लियरिंग होम कंजम्पशन अगर हम किसी पर्सन को ट्रांसफर कर देते हैं तो इस पे भी कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। यानी प्लीज मेरी बात समझिए, 3 केस नए ऐड हुए। मैं इंडिया का हूं, यूएसए से माल सीधे चाइना भेज देता हूं, कोई जीएसटी की बात मत करना। मैं इंडिया का हूं, हाई सीज में माल है और मैं अपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसी और पर्सन को देता हूं, मुझसे अब जीएसटी की बात मत करना। मैं कस्टम पोर्ट में ही मैंने माल वेयर हाउस करा दिया, अभी जीएसटी की कोई बात नहीं, और वेयर हाउस माल ही मैंने किसी और को भेज दिया, जिसको बेचा जब वो क्लियर कराने आए उससे जीएसटी लेना, मुझसे कोई जीएसटी की बात नहीं करना। ये 3 पॉइंट इन्होंने ऐड करे। तो दिस इज द फाइनल शेड्यूल 3। पहला एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को दे रहा है, 50,000 से ऊपर की गिफ्ट वाली बात ध्यान रखना। सेकंड कोर्ट ट्रिब्यूनल हो गए, थर्ड एमपी एमएलए हो गए, फोर्थ मोर्चरीज रिलेटेड सर्विस हो गई, फिफ्थ आपका हो गया लैंड और बिल्डिंग जो शेड्यूल 2 में ना आती हो, एंड सिक्स्थ हो गया एक्शनेबल क्लेम, बट लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग इसमें कवर होंगे। और इसके बाद सेवेंथ में आ गया मर्चेंट ट्रेडिंग, और एट्थ के अंदर दो आ गए कि अगर आप हाई सीज सेल करते हैं या वेयर हाउस गुड्स किसी को बेच देते हैं। इससे रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस हमने ऐड करे हुए हैं। नाउ इस शेड्यूल 3 को हमने ऐसे डिफाइन करा था, शेड्यूल 3 क्या है, मेटल कर सकते हैं। एम से आ गया मोर्चरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए और मर्चेंट ट्रेडिंग, यहां 3 सर्विसेज कवर हो गई। ई से आ गया एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, टी से आ गया ट्रिब्यूनल, ट्रांसफर ऑफ वेयर हाउस गुड्स बिफोर क्लियरिंग फॉर होम कंजम्पशन, ए से एक्शनेबल क्लेम आ गए अदर देन लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग, और एल से आ गया लैंड एंड बिल्डिंग। तो वेयर हाउस गुड्स और हाई सीज भी ट्रांसफर जो करेंगे आप, हाई सीज। तो शेड्यूल 3 क्या है, मेटल, एम फॉर मोर्चरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मर्चेंट ट्रेडिंग, ई फॉर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, टी फॉर ट्रिब्यूनल और ट्रांसफर जो आपके करने थे वेयर हाउस गुड्स, और कौन सा करना था आपको, हाई सीज वाला, ए फॉर एक्शनेबल क्लेम बट लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग इसके अंदर आएगा, और एल फॉर लैंड एंड बिल्डिंग।
तो ध्यान रखिएगा, मेटल इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ शेड्यूल 3. दिस इज शेड्यूल 3. अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको बताने हैं मुझे. एक इलेक्ट्रॉनिक डीलर अपना लैपटॉप बेचता है 50,000 रुपए के बदले. बताओ सप्लाई है या नहीं, और है तो किस सेक्शन में. एक इलेक्ट्रॉनिक डीलर लैपटॉप बेच रहा है 50,000 रुपए का. बोलिए में. वेरी. मिस्टर एक्स हायर एजुकेशन करना चाहता है यूएस में. उसने करियर कंसल्टेंसी सर्विसेज ली है यूएस बेस्ड कंसल्टेंट से. 5 तो ये क्या हो गया. लेकिन मैं तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुई. यूएस बेस्ड कंसल्टेंट से मैंने सर्विस ली, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुई. लेकिन मैं तो स्टूडेंट हूं केवल, मेरा तो कोई फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है नहीं. बी. एक मैन्युफैक्चरर ने गुड्स डोनेट कर दिए, ओल्ड कंप्यूटर डोनेट कर दिया, यानी अपनी एक एसेट डोनेट कर दी चैरिटेबल स्कूल को. बताओ, जिसपे आईटीसी ले चुका था. किस किस शेड्यूल के तहत होगा. शेड्यूल 171C में. नाउ अब आ जाइए हैप्पी लिमिटेड. फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ पे आइए जरा आप. हैप्पी लिमिटेड. हैप्पी लिमिटेड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा है विदाउट चार्ज टू जॉय लिमिटेड. बिना पैसे लेके, यानी विदाउट कंसिडरेशन दे रहा है जॉय लिमिटेड को. जॉय लिमिटेड वो है जिसमें हैप्पी लिमिटेड के कंट्रोलिंग राइट है. इससे क्या फर्क पड़ता है. रिलेटेड पर्सन हो गए. अगर हैप्पी ने जॉय के लिए रखे, रिलेटेड पर्सन हो गए. विदाउट कंसिडरेशन अगर कोई सर्विस दे रहा है रिलेटेड पर्सन को, शेड्यूल 171C. समझ रहे हैं ये क्वेश्चन, समझ रहे हैं. रजिस्ट्रेशन 5. एक्स वाई जेड लिमिटेड ने दिवाली गिफ्ट दे दी अपने एम्प्लॉय को 5 लाख रुपए के. इससे क्या फर्क पड़ता है. लगेगा. ठीक है. अगर ये 45,000 के होते तो भी क्या होता. तो कहां शेड्यूल 3 में आ जाता. तुम्हें तो सब समझ में आ गया है. तो अब ये सारे क्वेश्चन मैं थोड़ी ना कराऊंगा यार. आईसीआई ने क्या दे रखा है. आईसीआई के स्टडी के क्वेश्चंस. इनमें से क्या चीज सप्लाई ही नहीं है. सप्लाई ही नहीं है. मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस दी नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. मैंने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस दी आपको, लेकिन ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है. इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी फॉर कंसिडरेशन नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव. इनमें से पूछ रहा है क्या चीज सप्लाई ही नहीं है. मैंने आपको एक कंसल्टेंसी सर्विस दी जिसका मेरा कोई बिजनेस से लेना देना नहीं था. पहले बताइए ये सप्लाई है या नहीं है. क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी होना चाहिए ना, बी नहीं हुआ. अच्छा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस करिए 71B में आ गया. इसके हिसाब से ए प्लस सी होना चाहिए था. वो दोनों हो गए. तो ये तो सप्लाई है बट ये सप्लाई नहीं है. बोलिए, कोई दिक्कत है इस पॉइंट में. जैसे आप मुझसे कोई कंसल्टेंसी सर्विस मांग लें और मेरा वो बिजनेस ना हो, तो अगर मैं उसके कोई पैसे भी ले लेता हूं तो जीएसटी में नहीं आएंगे. क्वेश्चन 2 डैश स्पेसिफाइज द एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन. बिना कंसिडरेशन के हैं तब भी कहां पर डिफाइंड है. शेड्यूल. ये आईसीआई के हैं, मेरे नहीं बनाए हुए. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई एंड नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी.
एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है, जीएसटी में आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। फ्यूनरल, ऑल ऑफ दी। अब नेचुरली बंडल्ड ये अभी मैंने नहीं बताया आपको, फिफ्थ भी नहीं बताया, सिक्स भी नहीं बताया, फोर्थ फिफ्थ सिक्स शेड्यूल टू, वो शेड्यूल टू से रिलेटेड है। फिर ये सेवेंथ वगैरह बेटा, अब ये काफी सारे क्वेश्चंस हैं, बैक क्वेश्चन अभी करना पड़ेगा ना आपको, सारे क्वेश्चंस तो नहीं कराऊंगा ना मैं, इसको कर लीजिए आप। देन शेड्यूल आईसीआई की स्टडी मैट है, उससे पढ़ लीजिए जरा। अब क्या रह गया हमारा सप्लाई में? दैट इज ओनली वन थिंग लेफ्ट, दैट इज शेड्यूल टू, वो कल पूरा हो जाएगा आपका। इसको पूरा जरा तैयार कर लीजिए आईसीआई के स्टडी मैट से।